नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टडी आश्रम टीएसए। स्वागत है आप सभी का। आइए हम देख रहे हैं ये 300 प्रश्नों की सीरीज सी-टेट का, ये बाल विकास के लिए है दोस्तों। ये मैराथन सीरीज लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। 31 जनवरी की अपने टारगेट है अपना 31 जनवरी। हम 300 प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहे हैं दोस्तों। इसमें बाल विकास के टोटली क्वेश्चन 0 से लेकर के शिखर तक, शून्य से शिखर तक की बात करेंगे। हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, इनमें से हम 200 क्वेश्चन आज करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि 100 करें या 200, दोनों कर सकते हैं। एक फास्ट रिवीजन की तरह वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए आइए आगे आकर के शुरू करते हैं। शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन है ये। सीधे, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसमें से जो 1986 में आया था एक संविधान संशोधन की बात कही गई थी 2002 में, उसमें अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क शिक्षा के लिए बात की गई थी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, कक्षा 8 तक ये दिया गया था। उसमें कुछ भी दिया जा सकता है, 6 से 8 वर्ष तक अथवा 6 से 14 वर्ष तक, नहीं तो 8 कक्षा 8 तक की बात करेगा वो। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है। देखिए, अनुच्छेद 31A से इसे 2002 में संविधान में संशोधित करके जोड़ा गया है। इसके पहले जो है तो नहीं था ये। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन, जो संविधान संशोधन 368 में से साउथ अफ्रीका से लिया गया था, वही संविधान संशोधन किया जा रहा है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। इसमें अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है शिक्षा का अनिवार्य जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा मौलिक अधिकार है, इसको किस में रखा गया है, 21 के ए में रखा गया है। CBSE कब बना, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन कब बना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। 1929 में बना है CBSE बोर्ड, ये 1929 में बना है भारत में, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे अपना NCERT बना है। एक कक्षा में एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए। एक अनुपात में, प्राथमिक शिक्षा की बात करेगा कि 1:30, यानी 30 बच्चों में एक शिक्षक होना चाहिए। और आगे चल करके आपको मिलेगा कि एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करना चाहिए शिक्षक को, और 60 बच्चे हैं तो कितने शिक्षक होना चाहिए, 100 बच्चे हैं तो उसमें प्रधानाध्यापक आ जाएगा। मतलब एक सत्र में कितने दिन तक मतलब कार्य करना है शिक्षक को, कितने दिन तक उसे विद्यालय आना है, ये सारी चीज़ें आगे चल करके इसी वीडियो में आपको मिलेगी देखने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है। रिफ्रेशर, इसमें कुछ लिखा हो रहा है रिफ्रेशर लिखा है, लेकिन इसका मतलब है रिफ्रेशर। मतलब शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर का कौन किया गया है, तो ये CBSE बोर्ड करता है हमारा से रिफ्रेशर के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास। आप चाहे जो भी देख ले, बाल केंद्रित शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा है, मूल्यांकन कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, सिर्फ बालक के लिए कर रहा है। बालक का एक ही उद्देश्य है, शिक्षा का एक ही उद्देश्य है, मनोविज्ञान का एक ही उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, राजनीतिक हो, जो भी विकास है, संवेगात्मक है, मनोवैज्ञानिक है, सारा विकास जो है तो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर चलने वाली विधि क्या है। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने वाली विधि आगमन विधि को कहते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर चलने वाली विधि को निगमन विधि कहते हैं, और नहीं तो ये फिर विश्लेषण विधि है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, संश्लेषण विधि की बात करें तो वो आगमन विधि के अंतर्गत आती है, जो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं, या अगर ये ऑप्शन में नहीं है संश्लेषण विधि, तो आप आगमन विधि में चले जाएंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। लेकिन हाँ, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, वो भी आगमन विधि के अंतर्गत आता है। जो उदाहरण से नियम की ओर चलता है वही होता है आगमन विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि चलती है, तो इसमें अभी हमने आपको बताया सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली विधि कौन सी है, आगमन विधि है। हम इसमें पहले उदाहरण देते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे इसमें नियम की ओर चलते हैं, जो निष्कर्ष निकलता है। उदाहरण देते हैं, फिर बच्चों को निरीक्षण करने के लिए कहते हैं, फिर वो परीक्षण करता है, फिर निष्कर्ष निकालता है। जो निष्कर्ष निकालता है वही क्या होता है, उसी निष्कर्ष को सिद्ध कर देते हैं, वही नियम होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि चलती है। माफ़ करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है कौन सी, सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि चल रही है, आगमन विधि। और विशिष्ट से सामान्य की ओर अगर हम नियम बता रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, निगमन विधि चल रहा है। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन चलेगा, निगमन विधि है।
वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है? वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है? बाद में नियम बताना, पहले उदाहरण बताना मतलब आगमन विधि होती है। उदाहरण से नियम की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। वह कौन सी विधि है? ज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, आगमन विधि। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है? तो ये निगमन विधि है। ये निगमन विधि है जो औपचारिक रूप से हर जगह आजकल इसका उपयोग हो रहा है, निगमन विधि का। आगमन विधि का ज़्यादातर उपयोग नहीं हो रहा है, इसमें ज़्यादा खर्चीला, ज़्यादा समय लगता है इस तरह से इसमें। हाँ, लेकिन ज़्यादा सृजनात्मकता की बात करें तो आगमन विधि का उपयोग किया जाता है। देखो सुनो समझो किस विधि पर आधारित है? देखो सुनो समझो किस विधि पर आधारित है? ये प्रदर्शन विधि है, समस्या समाधान विधि से संबंधित है। ये देखो सुनो समझो किस विधि पर आधारित है, तो ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। इसके दोष देखा जाए तो सिर्फ इसमें निष्क्रिय होकर के देखते हैं, एक छात्र इसमें शिक्षक या कोई पाठक ये जो हो तो प्रदर्शन करता रहता है। देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है, ये महत्वपूर्ण है। देखो सुनो और बोलो, देखो सुनो समझो किस विधि पर आधारित था, वो प्रदर्शन विधि था। देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रायोगिक विधि पर। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? किस विधि में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? आगमन विधि में प्रयोग किया जाता है शिक्षण सूत्रों का। किसका प्रयोग किया जाता है? आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। हर्बर्ट स्पेंसरी महोदय ने दिया था ये शिक्षण सूत्रों को, जिसमें आगमन विधि है जैसे ये ज्ञात से ज्ञात की ओर चलना, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना, ये सारे जो है तो शिक्षण सूत्र हैं। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? करके सीखने पर बहुत से आपको मनोवैज्ञानिक मिल जाएंगे। इटली की महान मारिया मॉन्टेसरी, उनका भी करके सीखने पर है। फ्रॉबेल का भी करके सीखने पर है, लेकिन किंडरगार्टन उन्होंने दिया था खेल के माध्यम से। तो करके सीखने पर कौन आधारित है? तो प्रयोग, अगर बालक प्रयोग करेगा तभी तो वो करके सीखेगा। किंडरगार्टन विधि LKG व UKG के जनक कौन है? किंडरगार्टन विधि LKG व UKG के जनक कौन है? फ्रोबेल। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित है। ये जो है तो बालोद्यान या किंडरगार्टन, इन्होंने बगीचे के बारे में बात कहा है। बगीचे में बालक को उपवन में छोड़ दिया जाए, वो खुद करके सीखेगा या खेल के माध्यम से सीखता है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी, ये बड़ा फेमस इटली की महान मारिया मॉन्टेसरी, इन्होंने एक मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया, उन्होंने आगे बढ़ाया इसको। मारिया मॉन्टेसरी इटली के हैं। यह विधि इंद्रियां यानी ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है। इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अपना जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये हमारे क्या हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। खेल पद्धति के जनक कौन है? हेनरी कार्लवेल कुक। कौन है? आप इनको दूसरे तरह से भी याद करके रख सकते हैं हेनरी कार्लवेल कुक को, क्योंकि लेस्टर कुक थे इंग्लैंड के, लेस्टर कुक थे इंग्लैंड के कैप्टन जो क्रिकेट टीम के थे। वो कुक के नाम से आप याद रख सकते हैं। खेल पद्धति के जनक हैं कार्लवेल कुक। आपको कई जगह मिलेगा, फ्रोबेल भी मिल सकता है, लेकिन आपको कार्लवेल कुक ही लगाना है। आगे चल करके अगर आप देखने के लिए मिलेगा तो आप खेल विधि के जनक कार्लवेल कुक ही हैं। खेल विधि को कौन दिया? तो अगर कुक नहीं है तो आप फ्रोबेल लगा सकते हैं। डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट हैं। कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत आंसर आपको यही दिखेगा। अगर ऑप्शन में और भी कुछ दिया जाता है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खेल के मैदान में, जैसे खेल के मैदान में आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम बना के रखना। आप खेल के मैदान पर अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हैं। आप देखते हैं कि कई बार आपके मन की चीज़ें नहीं होती, फिर भी आप नियंत्रण करके रखते हैं। त्याग की भावना भी होती है। कहने की बात यह है कि अब कोई फर्स्ट ओपनर आ रहा है, तब तक आपको नीचे 5th या 6th नंबर के हैं तो वेट करना पड़ेगा। खेल का मैदान सामाजिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है या स्थान रखता है सीखने में। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? यह किशोरावस्था में होता है।
तनाव एवं तूफान का काल स्टैनले हॉल ने कहा था, उनका एक ग्रंथ है या एक पुस्तक है, उनकी एक पुस्तक का नाम आप बताइएगा हमें। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? कॉटलेबी ने दिया था। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? कौन दिया था? क्षेत्र सिद्धांत कॉटलेबी ने दिया था। आपको आगे चल करके और भी सिद्धांत गेने का भी मिलेगा, रॉबर्ट गेने वगैरह ने दिया था। उनका क्या सिद्धांत है, उनसे यही रिलेटेड है। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक है, ये आपको पता होना चाहिए। कर्ट लेविन ने क्या किस चीज़ का दिया था? क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। वन लाइनर क्वेश्चन, ये फैक्ट है, फास्ट रिवीजन है, सीटेट के लिए 31 जनवरी को टारगेट करके चल रहे हैं। 300 प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों। आप अगर ये अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी क्या है? गेस्टाल्टवादी जर्मनी के विद्वान का समूह, कोहलर, कोफका, बर्दिमर। गेस्टाल्टवादी के अगर प्रतिपादक पूछता है तो आपको बर्दिमर लगाना होगा। अगर गेस्टाल्टवादी के प्रयोगकर्ता पूछता है तो बड़े मजबूत ढंग से कोहलर जी ने इसका प्रयोग किया था। गेस्टाल्टवाद का मतलब ही होता है संपूर्ण या समग्रवाद की बात करता है। ये एक संज्ञानवादी की श्रेणी में आएंगे सभी लोग। जहाँ व्यवहारवादी की बात करें तो थॉर्नडाइक आएंगे, पावलोव आएंगे, स्किनर आएंगे, वुडवर्थ आएंगे। वहीं अगर संज्ञानवाद के अंतर्गत बात करें तो ये गेस्टाल्टवादी आएंगे, जिसमें कोहलर, कोफका, बर्दिमर और संज्ञानवादी के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें पियाजे भी आएंगे, जर्मनी स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, जिन्होंने अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किया था। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? कर्ट लेविन संज्ञानवादी यानी गेस्टाल्टवाद के ही अंतर्गत आएगा। कर्ट लेविन यानी क्षेत्र सिद्धांत जिन्होंने दिया था। क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्र सिद्धांत को निम्न नामों से जाना जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत है क्षेत्र सिद्धांत, संस्थान मनोविज्ञान का सिद्धांत है, बाल दिशा मनोविज्ञान भी नाम से भी जाना जाता है। पहला क्या है? संज्ञान क्षेत्र, संज्ञान इसलिए कि क्षेत्र का सिद्धांत कर्ट लेविन संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसे गेस्टाल्टवाद के भी अंदर रखा जाता है। स्थान मनोविज्ञान भी सिद्धांत है, स्थान मनोविज्ञान का भी सिद्धांत है। स्थान का क्यों? क्योंकि क्षेत्र का ही सिद्धांत है तो स्थान का भी माना जाता है। बाल दिशा मनोविज्ञान क्षेत्र की बात करेगा तो जिस दिशा में जाएगा तो वो किस क्षेत्र की बात कर रहा है, तो वो बाल दिशा भी मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आएगा। कर्ट लेविन के सिद्धांत क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में कर्ट लेविन के क्षेत्र के सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्र से है। शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, उसके मनोरंजन का क्षेत्र है, उसके मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, उसका बहुत सारा जीवन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा है, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र, उसका मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब ही है कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा है उसके। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत रॉबर्ट गेने ने दिया है। इसका रॉबर्ट गेने का सिद्धांत इस तरह से आता है, इस तरह से बनता है, ऐसे से बन सकता है। इसमें पहला सांकेतिक होगा, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया करके, फिर एडवन लीगुथ्री सांकेतिक देते हैं, जिसका आगे चल करके 8 स्टेज होते हैं। अष्टप्रद सिद्धांत भी इसको कहते हैं। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट गेने महोदय ने दिया था। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक हैं? तो रॉबर्ट गेने भी संज्ञानवादी समर्थक हैं। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक हैं? तो रॉबर्ट गेने भी संज्ञानवादी के समर्थक हैं। रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक हैं? रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। ये अष्टप्रद सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट गेने के बालकों के विकास में को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? रॉबर्ट गेने के बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था। 8 भागों में बांटा गया, जिसका क्रमिक रूप इस प्रकार से है। संकेत अधिगम, सबसे पहला संकेत अधिगम है। उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया, जिसे एसआर अधिगम भी कहते हैं, जैसे एसआर स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्डिंग भी है ये। श्रृंखला अधिगम, फिर शाब्दिक अधिगम है, बहुविभेदन अधिगम है, प्रत्येक अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, अष्टप्रद अधिगम है।
रॉबर्ट गेने के अनुसार 8 क्रमिक सिद्धांतों के बारे में हमने देखा। पहला जो है इसी तरह से इसका बनेगा, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इस तरह से। पहले में ये सांकेतिक सबसे निचला, इसमें दो चीज़ें पूछा करता है कि सबसे प्रथम कौन सा है, तो यहाँ पे संकेत वाला सबसे प्रथम संकेत कराएगा और सबसे उच्च स्तर पूछा जाएगा तो समस्या समाधान माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर का क्वेश्चन है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम सबसे निम्न स्तर कौन सा है। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, हमने बनाया ऐसा कि आपको कंप्लीट 0 से शिखर की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बाल विकास में इसको आप 300 प्रश्नों की सीरीज़ देखिए और सीटेट को क्रैक करके आ जाइए। मतलब सीटेट का जो बाल विकास का चैप्टर है, जो सारे सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए अब साइंस विज्ञान है, आपका पर्यावरण हो गया, मैथ हो गया, हिंदी, अब जितने लैंग्वेज वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यही है। अगर शिक्षण की बात करते हैं तो अगर इस पर आपके मजबूत पकड़ है तो वो ये सारी जगह हर जगह काम करने वाला है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है। सबसे निम्नतम स्तर की बात करें तो ये संकेत अधिगम हो जाएगा। रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार, अगर ये आप देखिए यहीं पर रॉबर्ट गेने का कौन सा सिद्धांत है, तो श्रेणी क्रम का सिद्धांत भी है, अष्टप्रद का भी सिद्धांत कहा जाता है। रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है। समस्या समाधान, जैसे हम अपना कार्य करते जाते हैं नित्य प्रतिदिन उसमें सुधार होगा और हमें निष्कर्ष के रूप में समस्या समाधान अधिगम, मतलब हम समस्या का समाधान करना सीख गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा होता है। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है। 12 वर्ष के उपरांत जब वह अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। इसकी उम्र बाल्यावस्था तक है। ये अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें प्राथमिक या उच्च प्राथमिक की अगर बात करते हैं तो ये प्राथमिक स्तर में मजबूत चीज़ है कि ये 12th यानी 12 वर्ष तक की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। यानी 5th क्लास तक की बात करें तो ये 5वें वर्ष तक, जैसे पियाजे जी के औपचारिकता के नियम को नहीं फॉलो करता प्राथमिक विद्यालयों में, तो हमें यहीं तक पढ़ना है। इसलिए ये रॉबर्ट गेने का सिद्धांत हमारे लिए, या प्राथमिक कक्षाओं को जो 1 से 5 तक का जो लेवल है उसमें ये ज़्यादातर पूछा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। बड़ा फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा। अभी तो हालांकि सारे क्वेश्चन अब व्यवहारिक रूप से पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये तो आपको जानना जरूरी है कि पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। रूसी मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ये 1904 में इन्हें नोबेल का पुरस्कार मिला था। पावलोव की संप्रदाय के समर्थक हैं। पावलोव ये व्यवहारवाद के समर्थक हैं, न कि संज्ञानवादी, न ही गेस्टाल्टवाद के समर्थक हैं। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर आधारित है। इस तरह से क्वेश्चन आजकल अब के सीटेट वगैरह में ये पूछा जा रहा है, चाहे सीटेट हो, एमपी टेट हो, आपका रीट है, यूपी टेट है। इस तरह से व्यवहारिक क्वेश्चन अभी आपके पेपरों में इस तरह से पूछा जा रहा है कि डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है जो डमरू का नाचना ये सीख लेता है। सीख लेना यानी सूझ का सिद्धांत जैसे आता है, जैसे सीखना होता है, शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल एक बॉन्डिंग बना लेता है। डमरू पर बंदर का नाचने का मतलब है कि वो एक बॉन्डिंग बना लिया है, वो बॉन्ड बना करके उसमें डमरू पर बैठ करके नाचना शुरू करता है। मतलब वो एक दूसरे के प्रति जो है तो वो बॉन्डिंग बना लिया है, इसलिए शास्त्रीय अनुबंधन, ये अनुबंधन कर लिया है उसमें, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। खेत में बीजू का खड़ा करना, उसे देखकर पक्षियों को भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बीजू का मतलब होता है जैसे आप कोई खेतों में बना देते हैं जोकर टाइप का, वो क्या होता है, एक बीजू होता है जिसका देख करके पक्षियों का भागना। वो अनुबंधन क्रिया बना लेते हैं उसमें, उनको लगता है कि यहाँ पर कोई आदमी है, इसलिए एक अनुबंधन होता है, बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा शास्त्रीय अनुबंधन है, ये पावलोव का सिद्धांत है। सुल्तान के नाम से ये उदाहरण देने का मतलब ये दोस्तों कि अगर आपको ये समझ में आ जाए कि उसका बॉन्डिंग किस तरह से होगा, इस तरह से जो व्यवहारिक क्वेश्चन बनेंगे इसमें आपको बहुत ही सहूलियत मिलने वाली है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हमारा, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था। कोहलर है जो सूझ का सिद्धांत दिया था उन्होंने, कोहलर हैं जिन्होंने ये गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत ही आएंगे। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था, तो ये हो जाएगा हमारा कोहलर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखेंगे हमारा 141 नंबर का क्वेश्चन है। फास्ट रिवीजन की तरह चलेंगे दोस्तों, इसमें बड़ा टाइम खराब नहीं करेंगे, एकदम फास्ट कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मटेरियल उपलब्ध कराया जाए। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी के समर्थक हैं। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक हैं? तो उन्होंने गेस्टाल्टवाद का प्रयोग किया था। कोहलर, कोफका, बर्दिमर, कार्टलेविन हो गया, ये सब क्या हैं? गेस्टाल्टवादी के समर्थक हैं। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? ये बड़ा फेमस है। चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो इन्होंने स्किनर महोदय हैं। स्किनर महोदय ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक हैं? तो स्किनर को आप जरूर देखिए, ये हैं व्यवहारवादी समर्थक, ये गेस्टाल्टवादी या संज्ञानवादी समर्थक नहीं है। ये किसके हैं? स्किनर क्या हैं? पावलाव हैं, थॉर्नडाइक हैं, वुडवर्थ हैं, CL हल हैं, क्लार्क हल हैं, जिन्होंने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया। ये सब क्या हैं? व्यवहारवादी हैं। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत पर बल देता है? नए रचनात्मक सिद्धांत कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? ये आ जाएगा अपना कोहलर का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत जिसे कहते हैं। रचनात्मक सिद्धांत की बात करेगा, मतलब सृजन की बात करेगा, तो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत चला जाएगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो कोहलर ने दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी सूझ का सिद्धांत कौन दिया था? कोहलर महोदय ने दिया था। जर्मनी के हैं ये। इन्होंने एक चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। मानसिक रूप से मंद बालक को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? अगर आपको ये ऑप्शन में सबसे मजबूत, अगर 2 ऑप्शन दिया है कि अगर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, तब आप उसको लगा देंगे। अगर मानसिक रूप से मंद बालक को सीखने का अगर वो सिद्धांत नहीं है, तो फिर शास्त्रीय अनुबंधन भी मजबूत आंसर होगा। अगर ऑप्शन में दिया हो प्रयास एवं प्रयत्न का भूल का सिद्धांत, इससे मजबूत आंसर वो हो जाएगा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत होगा। बार बार प्रयास करके सीखने का मतलब ये कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत वो मंद बुद्धि के लिए अधिक सक्रिय, अधिक मजबूत माना जाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों इसमें जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक सिद्धांत तो पियाजे महोदय ने दिया था, लेकिन ये समर्थक हैं सिद्धांत J.M. ब्रूनर, जो समाजमिति से संबंधित है, ये संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। ब्रूनर महोदय संप्रदाय के समर्थक हैं, लेकिन संज्ञानवादी सिद्धांत को देने वाले ये नहीं हैं। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्र का सिद्धांत है ये, जो जीव के हर बल पर ये क्षेत्र पर बल देता है। क्षेत्रीय सिद्धांत। ये क्षेत्रीय सिद्धांत किसका है? कार्टलेविन का है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण या समग्र का मतलब। ये गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है, जिसका मतलब ही होता है संपूर्ण। संपूर्ण के अंतर्गत ही आ जाएगा। संपूर्ण या समग्रवाद की बात करें तो गेस्टाल्ट का अर्थ है ये। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? एडविन ली गुथ्री इनका नाम है। ये आ जाएंगे रॉबर्ट गेनेके, जिन्होंने एक अष्टप्रद के अंदर अपना सिद्धांत दिया था, उसमें आ जाता है एडविन ली गुथ्री। स्व सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल रोजर। ज़्यादा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमको इसको भी शामिल कर लिए हैं। स्व सिद्धांत किसने दिया? तो ये कार्ल रोजर महोदय जी ने दिया था। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो, बड़ा फेमस है ये। मांग एवं पूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत कौन दिया था? तो अब्राहम मैस्लो को मत भूलिए, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन गिटफोर्ड की परिभाषा होती है। आदत ज्ञान अभिवृद्धि का ये क्रो की परिभाषा है। अधिगम सर्वोत्कृष्ट, अधिगम उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्किनर महोदय की परिभाषा है। इस तरह से आपको बहुत सारी परिभाषाएं मिलेंगी। मानव व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो अधिगम से तात्पर्य है मानव व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। देखिए, अधिगम पूर्ण कब होता है? मानव व्यवहार में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम पूर्ण कब होता है? अधिगम पूर्ण कब होता है? मानव व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए, वो अधिगम होता है। संज्ञान किससे कहते हैं? संज्ञानात्मक चीज़ जो हम देखते हैं कि बार बार हमें संज्ञान दिखाई देता है, उसका मतलब क्या होता है? एक्चुअल में उसको ज्ञान का ही मतलब, ज्ञान को ही संज्ञान कहते हैं।
किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? वाटसन महोदय हैं व्यवहारवादी के मनोविज्ञान, जिन्होंने कहा था कि एक बार हमें बच्चा दे दो, शिशु दे दो, शिशु दे दो। शिशु जो 15 दिन का बालक होता है उसको कहते हैं शिशु। तो शिशु दे दो, हम उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकैत कुछ भी बना सकते हैं। ये कथन बार बार पूछा जा रहा है तो आप इसको वाटसन लगाएंगे। शैशवावस्था की परिभाषा के बारे में उन्होंने इस तरह से बताया था। मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड के रूप में आप जानते हैं। मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रायड है। आप मनोविज्ञान के जनक प्राचीन मनोविज्ञान के बारे में देखेंगे तो आपको मिलेगा अरस्तु महोदय हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक मिले तो आप विलियम जेम्स लगाइए। मनोविज्ञान के भी जनक आपको देखने के लिए मिलेगा तो विलियम जेम्स लगाएंगे, नहीं तो विलियम वुंट भी मिलेगा तो उसको भी लगा सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, इसको आप समझिएगा। ये विलियम जेम्स है यहाँ का, इसका ये विलियम जेम्स हो जाएगा। जेम्स महोदय हैं। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन से हैं? तो सिगमंड फ्रायड है। इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात किया है। अचेतन, अर्धचेतन और चेतन मन की बात करते हैं। एक कारक सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक का सिद्धांत जो है तो इसे राजकीय सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। एक कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। अल्फ्रेड बिने और साइमन मिलकर बुद्धि का परीक्षण 1905 में किया था। एक कारक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम से जाना जाता है, राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बताया कि बुद्धि सबके पास बुद्धि एक जैसी ही होती है, चाहे वो चोर हो या कलेक्टर हो या कोई संगीतज्ञ हो या कोई कवि हो। इन्होंने बताया कि एक ही तरह की इसके अंतर, सभी के अंतर एक ही तरह की बुद्धि होती है। बाद में ये निरंकुश और अमान्य कर दिया गया। बाद में स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन के बाद बहुखंड का सिद्धांत आया, बहुकारक का सिद्धांत आया, त्रियामी सिद्धांत आया, प्रतिमान का सिद्धांत आया। ये बहुत सारे सिद्धांत आए जिनमें से बहुत सारे सिद्धांतों को अमान्य कर दिया, आलोचना भी देखने को मिलती है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक का सिद्धांत ही माना जाता है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिकारक का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी हैं? स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी हैं। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी हैं? स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी हैं। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए। जैसे जीव विज्ञान के बहुत सारे प्रोफेसर थे। स्विट्जरलैंड के निवासी जीन पियाजे जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान का बन गए। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? स्पीयरमैन का संबंध, बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया था। इन्होंने दो कारक के रूप में, एक सामान्य कारक, एक विशिष्ट कारक के रूप में जी और एस कारक फैक्ट बताया था, जी ग्रुप और एस ग्रुप के बारे में बताया था। साथ ही फिर उन्होंने दो बार अपना परिवर्तन करके एक और कारक को उसमें जोड़ दिया, जिसे जी कारक के नाम से भी जाना जाता है, यानी ग्रुपिंग के रूप में, जिसे समूह कारक का सिद्धांत भी बताते हैं। बालकों को भाषाई विकास का क्रम क्या होता है? बालकों का भाषाई विकास का क्रम रोना यानी रुदन करना यानी क्रंदन करना, बलबनाना, फिर हाव भाव के रूप में उसको स्पष्ट करना यानी सांकेतिक रूप से वो सीख जाता है। इस तरह से बालकों का भाषाई विकास होता है। बालक के किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो 5 वर्ष की उम्र में बालक अपनी बातों को वाक्यों के रूप में कह सकता है, एक कार्यात्मक रूप से वाक्यों को करने लगता है। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? बालक व्यंजन सबसे पहले बोलता है। वह सबसे पहले माँ का शब्द बोलता है, माँ, आ, का, पा, ऐसे करके बोलता है। मतलब उसका ये होता है, अगर एक व्यंजन बोल रहा है तो वो उसका मतलब एक पूर्ण वाक्य के रूप में वो प्रयोग कर रहा है। हालांकि हमारे जो शिक्षण है उसमें हम पहले वर्ण सीख रहे हैं, तदुपरांत व्यंजन वगैरह सीख रहे हैं, आगे चल करके फिर वाक्य शब्द सीख रहे हैं, फिर वाक्य सीखते हैं। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि बालक सबसे पहले वाक्य बोलना सीखता है, देन वो बाद में फिर वो शब्द के रूप में उनको पहचानता है।
बालक सबसे पहले व्यंजन को बोलना सीखता है। बालक सबसे पहले किस भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है, यानी मातृभाषा के रूप में वो प्रयोग करता है। पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी महोदय, पेम्पोलॉजी इन्हीं को कहते हैं। तो पर्यटन विधि के जनक कौन माने जाते हैं? तो पेस्टोलॉजी महोदय माने जाते हैं। हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन है। हम चलेंगे अभी, हमारे पास अभी 200 क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आगे बढ़ाते रहिएगा। ये उसके लिए आवश्यक है जो यूनिवर्सिटी टेट का टारगेट रखा है 31 जनवरी का, उनके लिए रामबाण साबित होगा। तो पर्यटन विधि के जनक कौन है? तो पेस्टोलॉजी महोदय हैं। अगर खोज विधि की बात करते हैं, अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि की बात करते हैं, ह्यूरिस्को शब्द से लिया गया है, ये ग्रीक शब्द है ये ह्यूरिस्को। इसके जनक है आर्मस्ट्रॉन्ग। इसे अन्वेषण विधि, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जानते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से जाना जाता है, इन्हें आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से जाना जाता है। ये खोज विधि के जनक हैं। खोज विधि के संबंध किससे है? तो खोज विधि का संबंध जो है तो वर्तमान काल से है। इसको माफ करिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है। खोज विधि का जनक, माफ करिए, खोज विधि का संबंध किससे है? तो ये वर्तमान काल से है। खोज विधि का संबंध वर्तमान काल से है। अन्वेषण विधि के जनक कौन है? अन्वेषण विधि हो, खोज विधि हो, ह्यूरिस्टिक विधि हो, इसका एक ही मतलब है, आर्मस्ट्रॉन्ग का है, आर्मस्ट्रॉन्ग का है। वहीं बात करते हैं अगर, तो ह्यूरिस्को एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है खोजना। अन्वेषण विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। आर्मस्ट्रॉन्ग ही खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और सबके जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग है। अन्वेषण विधि का संबंध किससे है? तो ये वर्तमान काल से है। यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, अन्वेषण विधि का संबंध किससे है? तो ये वर्तमान काल से है। खोज विधि का संबंध किससे है? तो वर्तमान काल से है। वर्तमान में ही हम खोजते हैं। पढ़ाने की सबसे छोटी और अच्छी कौन सी विधि है? सबसे अच्छी, पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि है? पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि है? प्रोजेक्ट विधि है। अमूमन इसका प्रयोग होता नहीं है, लेकिन ये सबसे प्रभावकारी है, क्योंकि ये बालक को दैनिक जीवन से या सामने दृश्य श्रव्य रूप में सामग्री के रूप में इसका उपयोग करते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रभावी होता है, ज़्यादा खर्चीला होता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। परियोजना विधि के जनक कौन है? तो परियोजना विधि के जनक शास्त्री जॉन डेवी के रूप में शिष्य किलपैट्रिक माने जाते हैं। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक हैं। जॉन डेवी के अंतर्गत अगर नहीं मिलता किलपैट्रिक तो जॉन डेवी होगा। इन्होंने आगे बढ़ाया है, शुरुआत जॉन डेवी ने ही किया था, लेकिन परियोजना विधि के जनक या प्रोजेक्ट विधि के जनक जो है तो किलपैट्रिक महोदय हैं। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग के रूप में बात करें तो इसके जनक कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस हैं। आपने डीएड और बीएड बीटीसी वगैरह में आपने जा करके सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग किया होगा। मतलब आप सभी जो छात्र अध्यापक हैं वो बैठे रहते थे और आपको जा करके 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट आपको जा करके लेक्चर देना होता था किसी टॉपिक पर। रॉबर्ट ब्रूस इसके जनक माने जाते हैं। इकाई उपागम के जनक कौन है? मॉरिसन इकाई उपागम के जनक है। इसके पहले आपको चैप्टर वाइज नहीं मिलता था, लेकिन इकाई उपागम के जन्मदाता कौन है? तो मॉरिसन ने बताया कि कोई चैप्टर बनाइए, उस पार्ट का नाम दीजिए और फिर उसके इकाई उसके बारे में पढ़ाते चलिए। तो कौन बताया किसका उपागम है ये? तो मॉरिसन का है ये। जन्म के समय बालक की कितनी हड्डियाँ होती है? तो 270 होती हैं। जन्म के समय की बात करी जाए तो 270 होती हैं जन्म के समय बालक की हड्डियाँ। बाल्यावस्था की बात करें तो 350 हो जाती हैं और युवावस्था की बात करें तो 206 हो जाती हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हमारा देखना है शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर है। सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? फीमर है, जो कहाँ होती है? हमारे जांघ में होती है, हमारे जांघ के अंदर है ये फीमर, जो सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो ये कान में होती है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए आ गया। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? तो स्टेपीज है, आप स्टेप कह सकते हैं, स्टेप है नाम है, जो कान में पाई जाती है। आपको बहुत छोटी सी हड्डी यहाँ पे मिलती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? मंडीवाल, जो जबड़े में होती है, सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो ये मंडीवाल है, जो कहाँ होती है? जबड़े में पाई जाती है। जन्म के समय नवजात शिशु का त्वचा का रंग कैसा होता है? तो ये एक तरह से अस्थायी रंग नहीं होता, लेकिन ये हल्का गुलाबी या भूरा टाइप का होता है। 15 दिन के बाद त्वचा अस्थायी रंग में परिवर्तित हो जाती है, हल्का गुलाबी होता है या भूरा रंग का आप मान सकते हैं। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो 18 से 20 घंटे सोता है।
2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो यहाँ पर आप 90% की बात करते हैं। 10-12 वर्ष में अमूमन कंप्लीट विकास हो जाता है। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 95% या 90% की बात करते हैं। बालक का विकास 10 वर्ष में कितने प्रतिशत हो जाता है? तो लगभग 90% या 95% की बात करेंगे, ये इतना विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में आपको ऑप्शन के अनुसार इसमें ट्रिक करना है। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो बाल्यावस्था में 270 से 350 तक होती हैं। इसमें 350 ऑप्शन में मिलेगा, इसलिए कि आपको कन्फ्यूज करने के लिए। जन्म के समय 2 वर्ष 270 होती हैं, तो बाल्यावस्था में वो धीरे धीरे 350 हो जाती हैं। देन वो धीरे धीरे किशोरावस्था में फिर जाकर के 206 हो जाती हैं। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? बहुत आसान है, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था, बाकी सभी राज्यों में हो गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये जुलाई में राज्यसभा में पारित हुआ था और अगस्त में लोकसभा में पारित हो गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य हो गया? इसका मतलब है 25% का मतलब है कि 25% सरकार जो प्राइवेट विद्यालयों में जगह सीट अनिवार्य, जो बीपीएल के नीचे हैं उनको पैसा देगा, उनको विद्यालय को अनुदान के रूप में पैसे देता है। 25% सीट उनके लिए होती है, उसको सरकार पैसा देता है। लेकिन विद्यालय जो होते हैं प्राइवेट विद्यालय, वो सामान्य आदमी बालकों आदमियों को नहीं बताता, जो पब्लिक है उसको नहीं बताता, उनसे भी पैसा लेता है और गवर्नमेंट से भी पैसा लेता है। अमूमन ऐसा देखने के लिए मिलता है, हम किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहे हैं। शिक्षक अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य हो गया? तो 25% की बात करेगा। 12 वर्ष तक के, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 नंबर का क्वेश्चन है। 91 नंबर का आज हम देख रहे हैं। 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होगा? 12 वर्ष के बालक का मस्तिष्क का भार कितना होगा? तो लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति का कितना होता है? 1400 ग्राम का सिर होता है। 1260 ग्राम की बात करेंगे 12 वर्ष में, और जहाँ स्वस्थ व्यक्ति की बात करें, वयस्क पुरुष की बात करें, तो 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होंगी, क्योंकि किशोरावस्था की बात करें तो 206 हड्डियां हो जाती हैं। बालक के जन्म के समय 270 होती हैं और बाल्यावस्था में 350 हो जाते हैं। बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की बार होती है। सेफलेटोकोडल के रूप में इसे कह सकते हैं। इसे केंद्र से बाहर की ओर भी कहते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं, जो सिर से पैर की ओर भी कहा जाता है। सामान्य से सिर से पैर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। केंद्र से सतह की ओर भी इसका नाम है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये यहाँ पर है सिगमंड फ्रायड, इन्होंने दिया था। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। कौन कहा था? तो ये स्टेनले हॉल हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम आप बाल उद्यान करके कुछ, उन्होंने बाल पितामह कहे जाते हैं। ये किशोरावस्था को तूफान अवस्था किसने कहा? तो स्टेनले हॉल महोदय ने कहा था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग महोदय ने दिया था। इन्होंने अपना तीन सिद्धांत दिया है, जिसको 6 उप सिद्धांतों में बांटा गया। एक सिद्धांत को 2 सिद्धांतों में इन्होंने बांटा है। पूर्व परंपरागत सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत और उत्तर परंपरागत सिद्धांत। इसी को जो है तो स्थिरीकरण भी करके नाम दिया गया है, कुछ पुस्तकों में आपको देखने के लिए मिलेगा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल महोदय ने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया। इसका संवेग के बारे में भी उन्होंने बताया है। संवेग क्या है? संवेग एक तरह से इमोशंस है आपके अंतर्गत। मन की उत्तेजित दशा में संवेग कहते हैं। मन के उत्तेजित दशा को ही संवेग कहते हैं। ब्रिजेस कहते हैं कि जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है। क्रोध, खुशी, जन्म के समय क्रोध होता है। ये वाटसन महोदय कहते हैं कि बालक में जन्म के समय क्रोध नाम का उत्तेजना होता है। अगर आपको किसी का नाम ना ले तो उत्तेजना अगर पूछ लिया जाए कि जन्म के समय कौन सा संवेग होता है, तो उत्तेजना संवेग होती है। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया था? हमने इसको पहले भी देख चुका है, कार्ल रोजर का सिद्धांत है ये। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत कौन दिया था? तो कार्ल रोजर ने दिया था। सीखने का सिद्धांत
थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। इसको बताने की जरूरत ही नहीं, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो इससे आसान और भी कुछ भी हो ही नहीं सकता है। थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया है, इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का भी सिद्धांत कहते हैं, एसआर स्टिमुलस रिस्पॉन्स की थ्योरी भी कहते हैं, एसआर बॉन्डिंग भी, एसआर थ्योरी भी कहते हैं। मतलब इनकी कई प्रयास एवं त्रुटि, भूल प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत हैं इनके। खेल पद्धति के जनक कौन है? तो किलपैट्रिक यहाँ मिल रहा है दोस्तों। अगर आपको फ्रोबेल मिलता है तो उसको लगाइए, क्योंकि वो फ्रोबेल महोदय ने दिया था, और नहीं तो किलपैट्रिक भी हैं, लेकिन वो खेल प्रणाली की बात करता है तो वो कार्डवेल कुक हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? तो ह्यूरिस्टिक पद्धति अन्वेषण पद्धति हो गई, खोज पद्धति हो गई, तो उसके आर्मस्ट्रांग है। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो यहाँ पे जॉन डेवी मिल रहा है, लेकिन किलपैट्रिक भी हैं। अगर आपको मिलता है किलपैट्रिक तो आप किलपैट्रिक भी लगाइए। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हो गया दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सीटेट पार करना है, मतलब ये सारे क्वेश्चन आपको लगाना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जीके की तरह एक लेकर के चलेगा, फास्ट रिवीजन है। आप उसको शेयर करिए जिसको पूर्ण रूप से आवश्यक है। अगर आप पीडीएफ की ज़रूरत है तो हम एक नंबर पिन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप हमें उसमें व्हाट्सअप करिए, हम आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? तो 20 मानव के अस्थायी दांत होते हैं। वहीं अस्थायी दांत की बात करें तो 12 अस्थायी दांत होते हैं, 20 जो है तो अस्थायी दांत होते हैं। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम की बात करते हैं तो शिशु का मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है, यानी 350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये 1400 ग्राम की बात करता है। एक वयस्क पुरुष की बात करें तो ये 1400 ग्राम उसके सिर का या मस्तिष्क का भार होता है। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी? उन्होंने एक लेबोरेटरी का प्रयोगशाला की स्थापना की थी। उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए थे। कहाँ किए थे? आपको 1879 वाला याद आ रहा होगा, लेकिन जीन पियाजे जी भी ने एक लेबोरेटरी की स्थापना की थी। कहाँ की थी? ये स्विट्जरलैंड के वासी हैं, जिनेवा में उन्होंने स्थापना किया था। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट एंड चाइल्ड एंड पुस्तक के रूप में 1923 में उन्होंने लिखी थी। जहां आपको बच्चों के बारे में, थॉट या विचार के बारे में देखें तो आप उसको समझ जाइए कि वो एक ही व्यक्ति है जिन्होंने बच्चों के बारे में इतना कुछ किया है। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, यह पुस्तक इन्होंने 1923 में लिखी है। कब लिखी थी? 1923, याद रखिए 1923 में लिखा है उन्होंने। 1923 में एक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, यह पुस्तक जीन पियाजे महोदय ने लिया था। इन्होंने लेबोरेटरी, एक लैब की स्थापना की थी जेनेवा में। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाई हैं? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाई हैं? दोस्तों इसके आसान तो क्वेश्चन ही नहीं है मनोविज्ञान में, क्योंकि हर कोई बच्चा इसे जानता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रख करके उन्होंने 4 भागों में 4 अवस्थाएं बतलाई है। जहाँ इन्होंने अवस्थाओं के बारे में बताया है, उम्र के बारे में इन्होंने बालक का विकास के बारे में बताया है, तो समाज के द्वारा वैगोत्स्की महोदय ने बताया है संवेदी गामक अवस्था। उन्होंने सबसे पहले कौन सी बताया? संवेदी गामक अवस्था बताया। दूसरी अवस्था कौन सी बताया? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था ठोस या मूर्त संक्रियात्मक की बात करेगा। चौथी अवस्था जो है तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करेगा। पहली संवेदी गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर जो है इसे प्राक संक्रियात्मक भी कहते हैं। तो संवेदी गामक संक्रियात्मक इसको जो है तो 0 से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक की बात करते हैं तो ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है पूर्व संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक की बात करें तो ये 7 से 12 वर्ष तक होती है, या 7 से 11 वर्ष तक की होती है। औपचारिक या अमूर्त शिक्षण की बात करें, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो 11 या 12 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी जाती है। और गणित शिक्षण सोच के बारे में ये मूर्त अवस्था में चलती है। गणित शिक्षण के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, मूर्त संक्रियात्मक के बारे में है ये, या तर्क चिंतन प्रारंभ कर देता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है। संवेदी गामक अवस्था को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका दूसरा नाम है इंद्रिय जनित ज्ञान की अवस्था भी कहते हैं। इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। आप इंग्लिश में याद रखिए सेंसरी मोटर, आपको हिंदी में किसी भी नाम से मिल सकता है, लेकिन इंग्लिश में सेंसरी मोटर के नाम से ही मिलेगा। अधिगम अंतरण से क्या अधिगम स्थानांतरण है एक्चुअल में, माफ़ करिए यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग। अधिगम स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है? किस
किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना अधिगम अंतर स्थानांतरण कहलाता है। इसमें एक नवीन ज्ञान का नवीन प्रतिक्रिया के अनुसार अधिगम की एक परिभाषा दिया है इन्होंने, वुडवर्थ महोदय ने। नवीन ज्ञान का नवीन प्रतिक्रिया, उससे ये संबंधित है, उससे ये रिलेटेड आकर के आप जोड़ के ध्यान दे सकते हैं। किसी पूर्व के ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। उदाहरण के लिए साइकिल चलाने के वाला व्यक्ति जो है तो स्कूटर चलाने में जल्दी सीख जाता है। कोई भी कार्य आप सीख रहे हैं, हिंदी आपने पढ़ा है तो हिंदी पढ़ने के बाद आपको संस्कृत पढ़ने में, अगर हिंदी की साइकोलॉजी पढ़ा है आपने तो संस्कृत की साइकोलॉजी पढ़ने में, शिक्षण पढ़ने में आपको आसानी होगी। एक स्थानांतरण है ये, अधिगम स्थानांतरण के रूप में भी आप समझते हैं। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं? हर जगह आपको स्थानांतरण की जगह अंतरण मिलेगा, लेकिन अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार से होते हैं। एक तो हो गया आपका धनात्मक स्थानांतरण हो गया, दूसरा शून्य स्थानांतरण हो गया, ऋणात्मक स्थानांतरण हो गया। धनात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, इसका मतलब है कि आपने कुछ सीखा है, जैसे दूसरी जगह आपने कहीं सीखा, उसका उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं तो अब धनात्मक हो गया। जैसे संस्कृत को हिंदी में सीखना, हिंदी को संस्कृत में सीखना, ये धनात्मक हो गया। शून्य अंतरण, आप कुछ सीखे हैं उसका दूसरी जगह उपयोग नहीं करें। ऋणात्मक स्थानांतरण की बात, आप कहीं शराब पीते हुए देख रहे हैं दूसरे को, साथ में कोई है वो पी रहा है और फिर बाद में आपने भी पिया, वो ऋणात्मक हो जाएगा। धनात्मक स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो धनात्मक स्थानांतरण भी 3 प्रकार का होता है। एक क्षैतिक समांतर हो गया, क्षैतिक स्थानांतरण हो गया, ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत हो गया, द्विपार्श्विक स्थानांतरण हो गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता। गणित संबंधी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 215 नंबर का है। 215 नंबर का नोट चढ़ाइए दोस्तों, और 215 लोगों को शेयर कर दीजिए। 215 नहीं तो कम से कम 15 लोगों को शेयर कर दीजिए। ये कोई ग्रुप वगैरह हो आपको, उनके पास भेज दीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल की सीरीज़ है, 300 प्रश्नों की सीरीज़ है जो आपको सीटेट के पार करेगी। जिसको सीटेट क्रैक करना है तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। गणित संबंधी विकार को कहते हैं, गणितीय संबंधी विकार, जो आपकी त्रुटियाँ हैं, जो उसमें समस्याएँ हैं, उसको क्या कहते हैं? गणित से संबंधित डिसकैलकुलिया। आप इसमें कैलकुलिया को ध्यान में रखिए, कैलकुलेशन से रिलेट करके आपको गणित इसका कभी कभी नहीं बोलेंगे। एक गणितीय संबंधी है डिसकैलकुलिया। पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो डिसलेक्सिया है। लिखने संबंधी विकार को कहते हैं डिसग्राफिया। पढ़ने संबंधी क्या हुआ? पठन विकार है ये, डिसलेक्सिया। वही बात करते हैं अगर लेखन संबंधी तो ये हो जाएगा हमारा डिसग्राफिया, यानी ग्राफ मतलब हो जाएगा ग्राफ बनाना। तो इस तरह से ध्यान में रखिए, ये डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है। लिखना, पढ़ना, बोलना संबंधी अधिगम अक्षमता की बात करें तो ये क्या है? तो डिस्प्रैक्सिया है, यानी लिखना भी, पढ़ना भी, सारी चीज़ें जिसमें आ जाए वो डिस्प्रैक्सिया की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अवधान संबंधी समस्या, अवधान संबंधी विकार को हम ADHD कहते हैं दोस्तों। इसको आप जरूर देखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है। अवधान संबंधी, इसमें एक बर्ट महोदय ने टेचिस्टोस्कोप, उन्होंने एक यंत्र बनाया था, इसके द्वारा ध्यान को केंद्रित किया जा सकता था, ध्यान को केंद्रित या ध्यान लगा सकते थे, एक जगह अपना ध्यान को केंद्रित कर सकते थे। तो टेचिस्टोस्कोप से आप बर्ट महोदय ने दिया था इसको। ADHD कहते हैं अवधान को। इसमें अटेंशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। ADHD ये विकार होता है, और ADHD की वजह से आपने ध्यान लगाना नहीं हो पाता है। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? विशिष्ट बालक आपने तो सुना होगा प्रतिभाशाली के बारे में, लेकिन आप देखिए क्या है, वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं। इन्हें एक नया शब्द दिया गया, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। ना सिर्फ विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक, बल्कि जो सामान्य नहीं है उससे कमज़ोर बालक है, मंदबुद्धि होते हैं, जो मूढ़ बुद्धि वाले भी होते हैं, वो भी किस में आएंगे? विशिष्ट बालक है। जो प्रतिभाशाली हैं वो भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत ही आएंगे। जो सामान्य नहीं है वो विशिष्ट है। जरूरी नहीं है कि जो बालक विशेष यानी बुद्धि रखता है वही विशिष्ट है। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो भी विशिष्ट ही है, उसको विशेष आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में अंतर्गत रखते हैं। विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं तो उसकी श्रेणी आप देख लीजिएगा। विशिष्ट बालकों में कौन कौन से आते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक भी आएंगे, पिछड़े बालक भी आएंगे, गूंगा बहरा अंधा बालक भी आएंगे, सृजनशील बालक वही प्रतिभाशाली आएंगे, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, विकलांग बालक, श्रेणीबद्ध बालक। विकलांग बालक जो होते हैं वो सिर्फ नोट कर, यहाँ पे जो विकलांग बालक हैं वो इसमें नहीं आएंगे। बाकी अगर जो है तो अगर आप देखें तो पिछड़े बालक, हालांकि इसमें
कहीं किसी किसी पुस्तक में दिया गया है, लेकिन आप अमूमन ये रखिए कि सारे बालक जो होते हैं सामान्य से अलग जितने भी होंगे ये विशिष्ट बालक के अंतर्गत ये भी आते हैं, विकलांग बालक भी जो होते हैं तो इसके अंतर्गत आएंगे। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई नई शिक्षण प्रणालियाँ समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसका मतलब ये है कि चाहे वो बड़ा आदमी का बेटा हो या छोटा आदमी का बेटा हो, चाहे किसी की भी कुछ भी हो, सबको एक छत के अंतर्गत ही, एक ही छत के नीचे शिक्षा देना क्या होता है, समावेशी श्रेणी के अंतर्गत आता है, वो समावेशी शिक्षा होती है। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक यहाँ पे 110 ये दूसरे मनोविज्ञानी के अनुसार है, लेकिन टर्मन के अनुसार 140 के अंतर्गत माना जाता है। प्रतिभाशाली बालक यानी एक्स्ट्रा सुपीरियर यानी एक्स्ट्रा जीनियस बालक जो होता है वो 140 के अंतर्गत उसका IQ लेवल होता है। पिछड़ा बालक, आप बताइएगा कि 110 IQ लेवल किसके द्वारा प्रतिभाशाली बालक है? कौन से मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि 110 से जिसका अधिक होता है वो प्रतिभाशाली बालक होता है? पिछड़ा बालक किससे कहते हैं? ऐसा बालक जिसका IQ लेवल 90 से कम होता है वो उन्हें पिछड़ा बालक की श्रेणी में रखते हैं। सामान्य बुद्धि के बालक को IQ कितना होता है? तो सामान्य बालक के IQ का कितना होता है? ये 90 से 110 के मध्य माना जाता है। ये सामान्य बुद्धि का बालक होता है। सृजनशील बालक किसे कहते हैं? सृजनशील बालक किसे कहते हैं? तो सृजनशील बालक वे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमता होती है और जो नए नए आविष्कार करते हैं या अनुसंधान करने की बात करते हैं, क्षमता रखते हों, शोध करने की बात करते हों, वो सृजनशील होते हैं। सृजनशील बालकों का IQ कितना होता है? तो सृजनशील बालकों का IQ 120 से ऊपर होता है, या प्रतिभाशाली बालकों में सृजनशीलता की क्षमता होती है तो 140 तक से ऊपर माना जाता है। लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करेगा, 120 से अधिक भी ये सृजनशील बालक के अंतर्गत ही आएगा। वंचित बालक, माफ़ करिए वंचित नहीं, वंचित बालक किसे कहते हैं? वंचित बालक के अंतर्गत की बात कर रहा है। वंचित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा का उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन पढ़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन शिक्षा से वंचित रह गए। आदिवासी क्षेत्र के बच्चे, जो छोटे बाई काम करने वाले बच्चे होते हैं उनके बच्चे, मजदूरों के बच्चे हैं, ये इस तरह से क्या होते हैं, ये वंचित बच्चे आते हैं। वंचित बच्चों के अंतर्गत आपको ज़्यादातर ST SC OBC वालों के बालक मिल जाता है। इसमें कई तरह से हैं। एक विकसित बालक होते हैं जो विकसित परिवार से आते हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार का मतलब पहले अच्छा था लेकिन वर्तमान में स्थिति अच्छी नहीं है। और जो विकसित हैं तो उनका कुछ पूछना है, जो सारे सामान्य या सारी चीज़ें सामग्रियाँ सहायक सामग्रियाँ उनके पास उपलब्ध हैं, वो विकसित बालक हैं, विकसित परिवार के बालक हैं वो। बाल अपराधी बालक कौन है? बाल अपराध बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य के मान्य अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, बाल अपराध कहलाते हैं। जो समाज में मानवीय मूल्य है, जो मानवीय एक मानकीय कारक होता है, जो बालक उसके नियम के अनुसार नहीं चलता, जो समाज के नियम है उसके अनुसार नहीं चलता, उसका उल्लंघन करता है, तो बाल अपराधी की श्रेणी में आएगा। अगर मनोविज्ञान की बात करें तो 6 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक इसका उम्र माना गया है। वहीं बालक की अगर बात करें तो 7 वर्ष से, कानूनी अधिकार की बात करें तो 7 वर्ष से 18 वर्ष तक माना गया है। उसके अंतर्गत ये बाल अपराध आता है। बाल अपराधियों का प्रकार बताइए। बाल अपराध के जनक की बात करते हैं तो सीजर लम्ब्रोसो हैं, जिन्होंने बताया था कि बालक बनावट के अनुसार उसका माथा चौड़ा और कान खड़े होते हैं, इस तरह से बालक अपराधी बालक होते हैं। बाद में उसको नकार दिया गया, लेकिन बाल अपराध के जनक कौन मारे जाते हैं? सीजर लम्ब्रोसो हैं। बाल अधिकार अधिनियम भी आया था, उसके अनुसार कुछ नियम है, 1960 में आया था, उसको आगे चल करके हम देखते हैं। उसमें कुछ प्रावधान दिए गए थे कि आपको 24 घंटे के अंदर ही बालक को कोर्ट में पेश करना होगा, साथ ही आपको उस बालक को भी लाना, उस व्यक्ति को भी लाना पड़ेगा जिसके खिलाफ उन्होंने अपराध किया है, कोर्ट में पेश होना पड़ता है। बाल अपराधियों के प्रकार बताइए। चोरी करने वाले बालक हो गए, स्कूल में फर्नीचर तोड़ने वाले बालक होंगे, ये कुछ सामान्य सी बातें हैं। स्कूल में मारपीट और हिंसा करने वाले और स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में छेड़छाड़ करना आदि, इस तरह से अपराधी बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आनुवांशिक रूप से होती है, और वही बात करें तो कुछ व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई। एक तो आनुवांशिकता हो सकती है, जैसे ज्यूकस 1877 में एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने बताया कि ज्यूकस एक
व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, जो दोनों चरित्रहीन थे, उसके बालक भी चरित्रहीन हुए, तो अनुवांशिकता का नियम आया आगे चल करके। उसी तरह से बाल अपराध, जिसका जैसे माता पिता होते हैं उससे बच्चे भी होते हैं, तो अनुवांशिकता की बात करता है तो बाल अपराध अनुवांशिकता की वजह से होते हैं। वही बात करते हैं तो कुछ व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होने की वजह से भी वो चोरी करने लगता है, तो इस तरह से बाल अपराध का जन्म होता है। और शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। घर का वातावरण अशांत होना, इस तरह से भी बालक अपराधी बन जाता है। कुसंगति के कारण भी बालक अपराधी होता है। दादा दादी का लाड प्यार हो सकता है। स्तरहीन मनोरंजन की बात करें तो आप यूट्यूब वगैरह में आप देखिए कितनी सारी बड़काई चीज़ यानी अडल्ट चीज़ें आ रही हैं, वो बच्चे देखते हैं। उनमें इस तरह से स्तरहीन मनोरंजन की श्रेणी में आप जो भी वीडियोज़, पिक्चर, मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं उसमें से अश्लीलता भरी पड़ी है। इस तरह से स्तरहीन मनोरंजन की बात करता है। माता पिता का गरीब होना, इस तरह से भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, तो वो भी बाल अपराधों का जन्म देती है। पक्षपातपूर्ण से व्यवहार करना, आप 2 बच्चे हैं उनको एक पक्षपातपूर्ण से व्यवहार करेंगे, इस तरह से भी बाल अपराध का जन्म देता है। माता पिता का तलाक आदि इस तरह से प्रयोग देखे जा रहे हैं, कारण वजह देखा जा रहा है। बाल अपराधियों का उपचार क्या क्या है? मनोवैज्ञानिक विधियों के, समाजशास्त्री विधियों की, कुछ वैधानिक विधियाँ जो कि कानूनी विधियों के नाम से भी जाने जाते हैं। समाजशास्त्री यानी समाज के अनुरूप कार्य करने, उन्हें नैतिकता का ज्ञान दिया जाए, इस तरह से उन्हें समझाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक विधि का मतलब इस तरह से उन्हें लाड प्यार दे करके उनको उच्च बातें ज्ञान किए, बड़े जो कुछ अच्छे व्यक्ति हैं उनका जीवनी पढ़ा करके, जो कमज़ोर वर्ग के थे आगे चल कर उन्होंने अच्छा काम किया, बड़े अच्छे स्तर पर पहुँचे, तो इस तरह से उनका कुछ नाम दे करके, उनका नाम सुना करके उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको समझाया जा सकता है। समस्याग्रस्त बालक कौन से हैं? समस्याग्रस्त बालक वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसा कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। कक्षा में देर से आना, ये एक समस्याग्रस्त बालक का पहचान है। स्कूल से भाग जाना, यह भी समस्याग्रस्त बालक है। कक्षा में अधिक बातें करना किसी न तरह से समस्याग्रस्त की बात है। अधिक क्रियाशील होना और गृह कार्य करके ना लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना, ये थोड़ा सा सामाजिकता से संबंधित प्रश्न है। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा समस्याग्रस्त बालक है। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? और आप शिक्षक हैं तो आपको जानना जरूरी है कि किसी की बालक की क्या समस्या है, उसको पहचानना और उसको दूर करने की बात कर रहा है। शिक्षक को चाहिए कि वे कई बालक को अलग अलग बिठाएं और सबसे आगे बैठाएं। जो भी समस्या, अगर ऑप्शन में दिया है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह से मजबूत आंसर की बात कर रहा है। अगर आपको सीटेट क्रैक करना है तो उसमें सबसे मजबूत आंसर को ढूंढना होगा, ये भी सही है, लेकिन ये चारों ऑप्शन दिया रहेगा इसी तरह का। शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालक को अलग अलग बैठाएं, सबसे आगे बैठाएं जिसे अच्छी तरह से दिखाई दे। शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या के कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। शिक्षक ऐसे बालकों के घर जाकर के उनकी समस्याओं का पता लगाना चाहिए कि क्या समस्या है। गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व बताए। गिलफोर्ड महोदय जी ने सृजनशीलता के 4 तत्व बताया। सबसे पहले क्या बताया उन्होंने? लोचशीलता, मौलिकता यानी मौलिक रूप से वो सोच रहा है। लोचशीलता यानी लचीलापन थोड़ा हो। अपसारीशीलता, केंद्राभिमुख हुआ यहाँ पे विमुख। अपसारीशीलता का मतलब ये होता है किसी चीज़ के बारे में अगर आप जाने, मध्य प्रदेश की राजधानी पूछ ले तो वो अभिसारी हो गया। कंजर्वेंट, डाइवर्जेंट की बात करें अपसारी का, तो वो मध्य प्रदेश के बारे में बताइए, सबका अलग अलग विचार आएगा, थोड़ा सा फैला हुआ बात आएगी, वो होता है अपसारी। तो गिलफोर्ड महोदय सृजनशीलता के 4 तत्व दिए। लोच हो गया, दूसरा मौलिकता हो गया, तीसरा अपसारी हो गया, चौथा केंद्राभिमुख हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, 236 नंबर का क्वेश्चन है। वैज्ञानिक गुड ने सृजनात्मकता के कितने तत्व बताए हैं? अभी हमने गिलफोर्ड के 4 तत्व देखे, गुड महोदय ने भी सृजनात्मकता के 5 तत्व बताए। गुड महोदय कितने बताए? 5 बताए हैं। मौलिकता, अनुकूलन, विचारात्मक और विचारों के साथ सहचर्य यानी संबंध बनाना, लोकशील और विविधि की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम नहीं देंगे। सृजनात्मकता, ये हमने इसको बीच में रखा कि आपके नज़र में ये रहे कि ये कितने दिए हैं, तो इस तरह से सामने रखा रहे। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो आपको ये ध्यान में रखना, 5 ये हैं। मौलिकता है, ये आपका किसी का नाम नहीं, अगर नहीं पूछता है कि किसने क्या दिया, तो मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तारण की बात करें, विस्तारण की बात करेगा, ये कारण की क्षमता और विभिन्नता।
सृजनात्मकता विस्तारण करने की क्षमता की बात कर रहे हैं, विभिन्नता की बात कर रहे हैं, लोचशीलता यानी लचीलापन, थोड़ा नया हो, मौलिक सोच हो, उसमें खुद की सोच हो। तो सृजनशीलता बालकों की विशेषताएं क्या क्या होती है? जो सृजनशील बालक होते हैं उनकी विशेषताएं क्या है? देखिए, सृजनशील वही होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं। सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, महत्वपूर्ण है ये। सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षाएं वाली बात होती है, उच्च चीज़ें सोचते चाहते हैं, उनके महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनकी किसी के बारे में वो लालसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। सृजनशील बालक के विचार व्यापक होते हैं, संकीर्ण नहीं होते, व्यापक होते हैं। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है, किसी चीज़ को सीखने के लिए वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, यानी जागरूक होते हैं, ज़्यादातर वो सीखने को उत्सुक होते हैं, उत्तेजित होते हैं। सृजनशील बालक को में एकाग्रता पाई जाती है, कंसंट्रेट करके रखते हैं, अटेंशन, अवधान। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? बड़ा फेमस है, अरस्तु महोदय ने दिया, पूछा ही नहीं जाता लेकिन ये पूछ सकता है। अरस्तु महोदय ने दिया था, सामाजिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कौन दिया था ये? अरस्तु महोदय ने। बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी है? बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला उसकी तो माँ है, फिर परिवार है, घर एवं परिवार। दूसरा खेल मैदान। तीसरा आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, घर एवं परिवार, माता। पाठशाला की बात करें तो माता नहीं है, उसमें गुरु है वो, लेकिन घर है, फिर परिवार है, और दूसरा खेल का मैदान है या स्कूल है। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो बड़े फेमस है संज्ञानात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे। बुद्धि का संवेगात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था? गोलमैन है, जो इन्होंने संवेगात्मक की बात कर रहे हैं तो गोलमैन ने दिया था। बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो गोलमैन है। और मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं तो विलियम मैकडूगल ने दिया था। 14 मूल प्रवृत्तियाँ उन्होंने बताया। आइजेंक ने बुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया? आइजेंक ने दिया था। किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? किशोर संबंधी आपके क्वेश्चन है, सबसे संवेदनशील समस्या नाजुक क्या है? यौन संबंधी समस्या उसके पास सबसे ज़्यादा होती है, उसके बारे में उसे जानने की इच्छा होती है, सब कुछ नया परिवर्तन होता है। उन्होंने सबसे मजबूत ऑप्शन यही होगा, उसको आप ट्रिक करके आएंगे। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किशोरावस्था के बाद मानव प्रौढ़ावस्था आएगी, उसी को परिपक्वतावस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था को भी परिपक्वता की श्रेणी में रखते हैं। शिक्षण के विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षण के विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बाल्यावस्था। सही आंसर कौन सा है? बाल्यावस्था है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास के किस अवस्था में सूचक होती है? ये किशोरावस्था की अंतर्गत आती है। उसमें देश प्रेम की भावना जगती है, कविता कहानी से संबंधित होती है, खेल भावना से संबंधित होती है, धर्म वगैरह जात से संबंधित उसके मन में लालसाएं उठने लगती है, जानने की इच्छाएं होती हैं। इस तरह से बड़ा सक्रिय, अपने गैंग में वो सक्रिय मित्रता निभाता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत है, ये निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है, विकास के निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, यह शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में चल रहा है, ये मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली विज्ञान है। वाटसन महोदय ने प्रयोग किया था इसका, वाटसन महोदय ने ये व्यवहार विज्ञान को बताया। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों को निरंतर निर्देशित हो रहा है। यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर महोदय ने दिया था। एक निश्चित निरंतर निर्देशित होता रहता है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास क्या है? प्राणी में एक प्रगतिशील परिवर्तन है, निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर निर्देशित करता है वो। बच्चों का सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? अपने परिवार से होता है। और कहाँ से होता है? मंगल ग्रह से नहीं आएगा दोस्तों। बड़ा मस्त 300 प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों, उसको शेयर करिए जिसको आप चाहते हैं कि सीटेट क्रैक कर ले। हर छात्र, अध्यापक, हर बालक, हर विद्यार्थी, हर आप भविष्य के भावी शिक्षक, हर सरकारी विद्यालय में आपकी सरकारी सीट हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक सरकारी सीट आपको मिले तो आप ये चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 6वीं क्लास में पढ़ने वाले बालक का क्या मतलब है? लगभग मान लीजिए कि वो 6वीं में है तो वो 5th यानी 11 वर्ष का है तो उसके अंतर्गत 50,000 शब्दों का उसके अंतर्गत आ जाएगा। 16 वर्ष की बात करें तो 1 लाख शब्दों का रख लेता है। प्रथम भाषा यानी 3 से 4 शब्द 11वां में बोलने लगता है। डेढ़ साल की बात करते हैं तो 12 शब्द बोलने लगता है।
2 वर्ष की बात करें तो लगभग 272 शब्दों की बात करने लगेगा। 3 वर्ष की बात करें तो लगभग 1000 शब्द आ जाएगा उसके अंतर्गत। 4 वर्ष की बात करें तो 1600 शब्द। 500 की बात करें 5 साल का तो लगभग 2100 उसके अंतर्गत शब्द आ जाते हैं। जो जीनियस बालक होंगे उनके अंतर्गत की बात कर रहे हैं। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना हो जाएगा? 15 साल का बालक है तो उसके अंतर्गत लगभग 80,000 से ज़्यादा शब्द आ जाएंगे। 1 लाख शब्दों की बात करेगा। लड़का एवं लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है? लड़कियों के शब्द भंडार अधिक होंगे। एक ही अगर बाल्यावस्था की बात करें तो लड़कियों के शब्द भंडार अधिक होता है। लड़का एवं लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है? ये आपको उम्र दिया जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं देता तो ये फिर लैंगिक भेद में चला जाएगा। भाषा सीखने के साधन कौन कौन से हैं? भाषा सीखने के साधन कौन कौन से हैं? अनुकरण करके, खेल विधि द्वारा हम सीख सकते हैं, कहानी सुन करके और वार्तालाप करके, प्रश्नोत्तर विधि करके, यात्रा वृत्तांत सुन करके, घटनाओं के बारे में सुन करके, इस तरह से हम और कुछ शब्द रचना निर्माण करके हम भाषा सीख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। अनुकरण करके, खेल विधि से द्वारा, कहानी के द्वारा, वाद विवाद करके, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा हम ये सीख सकते हैं। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? 6 वर्ष की उम्र तक उन्होंने अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 6 वर्ष तक की उम्र की बच्चियां जो होती हैं वो संकेतों द्वारा बात करना सीख जाती हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही सीख जाती, बालक भी सीख जाते हैं। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? तो एक लिंग है, आपका बुद्धि भी है, भाषा विकास को स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा, जनसंचार का माध्यम भी है, समूह प्रभाव, कुछ सामाजिक आर्थिक स्थितियां भी हैं जो बुद्धि को, भाषा को प्रभावित करेंगी। देखिए कुछ भाषा विकास की बात करें तो हर तरह से लिमिट की बात कराए ना, ये लिमिटेड, यानी कुछ हर जगह बालिका नहीं उपस्थित होती, हर जगह बालक नहीं उपस्थित होते। इस तरह से लिंगीय भिन्नता देखने को मिलती है। बुद्धि की बात करें जिसके अंदर बालक में ज़्यादा बुद्धि है, तेज बुद्धि वाला है, वो ज़्यादा सीखेगा। स्वस्थ व्यक्ति जल्दी सीखेगा। संचार का माध्यम अगर अच्छा जनसंचार में रहता है, वातावरण में रहता है तो वो जल्दी सीखेगा। समूह का प्रभाव समान सकारात्मक है तो वो जल्दी सीखेगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छे बड़े घरों में है, वो अच्छे जगह माहौल मिल रहा है। पारिवारिक संबंध अच्छा है, विद्यालय में, आसपास के पड़ोस और वातावरण में सबसे मजबूत अगर आंसर देखा जाए, अगर अच्छा ये सभी ऑप्शन भी दिया है तो आस पड़ोस पर्यावरण के माध्यम से या वातावरण के प्रभाव से वो सबसे अच्छा सीखता है। मनुष्य में पशु में मुख्य अंतर क्या है? बुद्धि होती है मनुष्य के पास, ये पढ़ा लिखा होता है, उसके पास भाषा होती है। मुख्य अंतर बुद्धि का होता है, भाषा का होता है। दोस्तों ये 300 प्रश्नों की सीरीज है, उसको शेयर करिए जिसको आवश्यक है। सीटेट क्रैक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। ये बाल विकास का एक महत्वपूर्ण 300 चैप्टर की सीरीज है। अगर आप हमें चाहेंगे तो हम एमपीटेट वर्ग 2 का भी सभी क्वेश्चन पेपर जो वर्ग 2 से हटा लिए गए हैं उसको भी हमने डाउनलोड करके रखा है, उसको हम बनाएंगे वीडियो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें बताइए, हम एक अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे, आप हमें उसमें व्हाट्सएप करिए और उसके थ्रू में ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा देंगे। बुद्धि का सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिक ने किया था। बुद्धि का सबसे पहले परिभाषा कौन दिया था? तो यूनान के दार्शनिक है, उन्होंने दिया था। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को कोई किसने समझाया? अल्फ्रेड बिने ने 1904 में बताया था। उन्होंने बुद्धि परीक्षण भी विनय शैमन ने किया था। बुद्धि के सबसे पहले कौन समझाया? अल्फ्रेड बिने महोदय हैं, जिन्होंने एक कारक का सिद्धांत भी दिया है। मानसिक आयु के बारे में किसने बताया? मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया है? अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, मानसिक बुद्धि, मानसिक आय बुद्धि और वास्तविक आय बुद्धि। अल्फ्रेड बिने, आगे चलकर स्टर्न महोदय ने भी मानसिक आय बटे वास्तविक आय की बुद्धि का मानसिक बुद्धि का, उन्हें मानसिक बुद्धि लब्धि भी बताया, का सूत्र बताया, मानसिक आय बटे वास्तविक आय। आगे चल करके टर्मन महोदय मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100 करके उन्होंने बुद्धि लब्धि के बारे में बात किया है। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी हैं? तो ये फ्रांस के एक महत्वपूर्ण निवासी। इन्होंने फ्रेंच भाषा में फिर बाद में जाकर के इसका अनुवाद करवाया था अपनी बुद्धि लब्धि का। फ्रेंच के कुछ देशवासियों पर उन्होंने प्रयोग किया था, बुद्धि परीक्षण किया था। अल्फ्रेड बिने कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे?
अल्फ्रेड बिने प्रोफेसर किस विषय के थे? तो मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। उनके सहयोगी स्टर्नबर्ग, टर्मन और साइमन, इन्होंने सब मिलकर के बुद्धि परीक्षण में सहयोग किया था। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? बुद्धि के दो कारक सिद्धांत, एक जी कारक सिद्धांत है, एक एस कारक सिद्धांत है। जी कारक मतलब एक जनरल सिद्धांत हो गया, एक एस कारक मतलब स्पेशल हो गया, यानी सामान्य और विशिष्ट। लेकिन तीसरा एक कारक उन्होंने बाद में दिया था, जी कारक, जिसे उन्होंने इसे ग्रुपिंग कारक बताया, समूह कारक भी कहते हैं उसको। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्स्टन महोदय ने दिया था समूह कारक, जिन्होंने बुद्धि को 7 प्रकार से बताया। समूह कारक के सिद्धांत की बात करते हैं तो थॉर्स्टन महोदय ने दिया था। ग्रुपिंग कारक जो है तो स्पीयर महोदय ने दिया था, तीसरा कारक था उनका। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। बालू का भी बुद्धि का कारक भी मानते हैं। बहुकारक का सिद्धांत यानी बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे परमाणु कारक भी कहते हैं। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो गार्डनर ने दिया था। बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया था। बड़ा फेमस है, ये बार बार पूछा जा रहा है। बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत किसने दिया था? तो आरबी कैटल ने दिया था। समूह कारक का सिद्धांत थॉर्स्टन ने दिया था। बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। एक कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। दो कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन। त्रिकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन। त्रिआयामी सिद्धांत की बात करें तो गिलफोर्ड ने दिया था। और तरल एवं ठोस बुद्धि की बात करें तो आरबी कैटल ने दिया था। ब्लूम का सिद्धांत भी आगे चल करके आपको देखने के लिए मिलेगा। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन महोदय ने दिया था। प्रतिदर्श नमूना सैंपल का सिद्धांत कौन दिया था? थॉमसन ने दिया है। बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आय संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने 1905 में दिया था। मानसिक आय संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया था? अल्फ्रेड बिने 1905 में। मानसिक आयु क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना, कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाता है। अल्फ्रेड बिने बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया है? अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। अल्फ्रेड बिने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और औसत बुद्धि। उन्होंने 3 बुद्धि के बारे में बताया। मंद बुद्धि बालक, कुशाग्र यानी तेज बुद्धि, औसत बुद्धि एवरेज बुद्धि की बात करें। अल्फ्रेड बिने 3 भागों में बुद्धि को बांटा। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि लब्धि आईक्यू को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया था? स्टर्नबर्ग महोदय ने 1912 में बुद्धि को मापा था। उन्होंने सूत्र खोजा था कि बुद्धि लब्धि की, उन्होंने बताया मानसिक आय बटे वास्तविक आय, उन्होंने एक सूत्र दिया था। और फिर बाद में 1916 में टर्मन जी ने आगे आए तो फिर मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100 करके बुद्धि लब्धि की बताया। इन्होंने मानसिक लब्धि बताया इन्होंने। भाटिया परीक्षण संबंध किससे है? भाटिया परीक्षण संबंध बुद्धि को मापने के संबंधित है। बैचलर का सिद्धांत है। अलेक्जेंडर का भी आपको देखने के लिए मिलेगा। भाटिया परीक्षण किससे संबंधित है? तो बुद्धि को नापने से संबंधित है। बैचलर परीक्षण का संबंध किससे है? तो यह भी बुद्धि को मापने से संबंधित है। स्टर्न ने सूत्र का संशोधन किया। कौन संशोधन किया था? टर्मन महोदय ने किया था, 1916 में किया था। मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100। इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको उम्र भी दी जाती है और फिर निकाला जाता है कितने प्रतिशत कितना बुद्धि लब्धि है। बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी? जर्मनी में लिप्चिंग शहर में 1879 में विलियम वुंट महोदय ने बनाया था। बुद्धि को मापने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई थी? जर्मनी में 1879 में बनाई गई थी। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बैचलर महोदय ने 1960 में ये सिद्धांत सामने आया। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? एक किशोर अवस्था से है, जो आत्मचेतना अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था की बात करें तो किशोर अवस्था में होता है। डिस्लेक्सिया संबंधित है किससे? दोस्तों ये 200 प्रश्नों को एक साथ आपके सामने पेश करना ये थोड़ा सा कठिन है, पहली बार इस तरह से हम कर रहे हैं। अब देखिएगा कि हमें ये 200 प्रश्नों की सीरीज, हालांकि हम 300 प्रश्नों की सीरीज है, जिसने हमने 100 प्रश्नों का एक भाग हमने अपलोड कर चुका है। आप जाकर के उसको देखिएगा पहले, उसके बाद ये आकर ये देखिए 300 प्रश्नों का सीरीज सीटेट के पार करेगा आपको।
300 प्रश्नों की सीरीज है ये। आप बाल विकास का 300 प्रश्न है जो आपको हर विषयों में जाकर के देखने के लिए मिलेगा। आप उनके साथ शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जिनको आवश्यक है उनको ज़रूर भेजिएगा। हमारे हालांकि कहने से आप ये ऐसा करेंगे नहीं, अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप करिएगा। बच्चों में आधार ऋणात्मक चेतना की बात कर चुके हैं हमने। किशोरावस्था में होता है। डिसलेक्सिया संबंधित होता है, पढ़ने से संबंधित होता है। डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित होता है। बात करें अगर डिस्ग्राफिया तो लेखन से संबंधित होता है। डिस्थीमिया तो डिस्मोर्फिया होता है, खुद आत्म तनाव की व्यवस्था की बात करें वो डिस्थीमिया होता है। डिस्मोर्फिया होता है जो अपने आप में हीनता की बात करता है, जो अपने आप में कमी कि हमारा कोई अंग छोटा है, बड़ा है, हम गंदे दिख रहे हैं, इस तरह से डिस्मोर्फिया हो गया। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था होती है। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित। डिसलेक्सिया और प्रेक्सिया की बात करें वो सभी आ जाए, पठन लेखन देखन सब संबंधी हो जाएगा। और अफ्रेजिया की बात करते हैं तो वो मौखिक भाषा सीखने संबंधी विकार होता है। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री किस समूह के अंतर्गत अंतर्मुक्त किया जाता है? दृश्य साधन के अंतर्गत ये आएगा। ये सबसे पुरानी परंपरागत ये साधन सहायक सामग्री है, सबसे मजबूत और सबसे अच्छा सहायक सामग्री माना जाता है शिक्षा के लिए। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की होती है क्या? व्यक्तित्व में बुद्धि वंशानुक्रम नाम मात्र की होती है। ज़्यादातर वातावरण यानी वातावरण की श्रेणी ज़्यादातर आती है। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट। आप क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाएगा, आप सोचेंगे कुछ और है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? अच्छी लिखावट ही होगी, तभी तो बालक अट्रैक्ट होगा देखने के लिए। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल, तरल बुद्धि किसने दिया था? तरल बुद्धि किसने दिया? कैटल महोदय जी ने दिया था। तो आप देखेंगे कि तरल बुद्धि मॉडल किसने दिया, तो कैटल ने दिया था। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने पहचान किया? कौन से विद्वान ने पहचान किया? 4 विशिष्ट अवस्थाएं जीन पियाजे महोदय ने दिया था। सेंसरी मोटर संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था उन्होंने बताया। डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? डिसकैलकुलिया का संबंध आंकिक अक्षमता से है। डिसकैलकुलिया का अक्षमता किससे संबंधित है? डिसकैलकुलिया अक्षमता अंकिक यानी गणना संबंधित गणितीय संबंधित विकार है। शिक्षा में समावेशन का क्या आशय है? सभी विद्यार्थियों को शिक्षा मुख्य धारा से प्रणाली में स्वीकार करना चाहिए। शिक्षा में समावेशन का आशय है कि सभी विद्यार्थियों की शिक्षा के मुख्य धारा से प्रणाली को ये स्वीकार करना चाहिए, एक ही तरह की शिक्षा देना चाहिए, समावेशी शिक्षा, सबको एक तरह से शिक्षा मिलना चाहिए। आरबी कैटल तरल बुद्धि तुल्य है। वंशानुगत कारक को ही आरबी कैटल की तरल बुद्धि के तुल्य समान माना जाता है। आरबी कैटल के तुल्य यानी वंशानुक्रम कारक को मानते हैं, उन्होंने तरल बुद्धि के अंतर्गत ऐसे आया है। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? स्वयं की भावनाओं एवं संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को भाषाई बुद्धि के अंतर्गत हम रखते हैं। भाषाई बुद्धि के अंतर्गत हम रखते हैं। विनय साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? विनय साइमन परीक्षण किसका मापन किया जाता है? ये मापन सामान्य बुद्धि का किया जाता है। इन्होंने 1908 में ये बुद्धि परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बालकों पर किया था। विनय साइमन परीक्षण 1908 में किया गया था। 1911 में इसका अनुवादन हुआ था। 1905 में इन्होंने बुद्धि परीक्षण से संबंधित कुछ तथ्य रखे थे। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? विनय साइमन ने मानसिक आयु से संबंधित सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन पास आ रहा है दोस्तों। हम 300 क्वेश्चनों की सीरीज हमारी पूरी होने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ से बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? जो 140 होगा वो टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली होगा। 120 से ऊपर होगा जो सुपीरियर होगा। अति उत्कृष्ट वेरी सुपीरियर 20 से 40, 10 से 20 तक सुपीरियर होगा, उत्कृष्ट होगा। 110 90 से 110 सामान्य होगा। 90 से नीचे पिछड़ा बालक होगा। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन कौन कहा है? सृजनशीलता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह क्रिया क्रो एंड क्रो ने कहा, जिसने कहा कि 20वीं सदी बालक की सदी है। शैशवावस्था के बारे में उन्होंने परिभाषा दिया है। मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया था?
मानसिक आयु प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये विनय सैमन है, मानसिक आयु दिया था उन्होंने। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक, ये बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन है। दो कारक का सिद्धांत इन्होंने दिया था। गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? तो त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का ही है। 3 सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया। किशोर प्रौढ़ों को देखिए दोस्तों, हमारी 300 सीरीज पूरा होने वाली है। गिलफोर्ड ने अपने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? 3। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझना, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझना जो उससे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। कॉलसेनिक कहते हैं किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। किशोर क्या सोचता है? जो प्रौढ़ है हमारे मार्ग की बाधा समझते हैं। ये कथन कौन कहा है? तो ये कॉलसेनिक महोदय हैं। 300 प्रश्नों की सीरीज हमारी पूरा होने वाली है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। द स्टडी आश्रम के से आपके लिए इतनी मेहनत करा है दोस्तों, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक मैराथन सीरीज है, 300 प्रश्नों की सीरीज। सीटेट के पार सरकारी विद्यालय में एक सीट होनी चाहिए आपकी। जो ये अगर आप चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय में आपकी एक सरकारी सीट हो, आप अपने माता पिता का ये ख्याल रखिएगा ज़रूर, क्योंकि उन्होंने आपको अभी तक ये प्रेरित किया पढ़ने के लिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। यह कथन किसका है? जार्सील्ड महोदय कहते हैं ये किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। कौन कहा है? जार्सील्ड महोदय हैं। 25 से कम बुद्धि वाले बालक को क्या कहते हैं? जड़ बुद्धि। इसको ना तो ट्रेनिंग द्वारा दिया जा सकता, ना तो ट्रेनिंग द्वारा सिखाया जा सकता है। जड़ बुद्धि है, कस्टडी बुद्धि के अंतर्गत भी आते हैं। हमारा 301 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा 302 नंबर का 4-5 क्वेश्चन और हम देखेंगे इसको। यौन संबंधी यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था ही मूल तत्व है। ये किसने कहा है? यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। ये क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि ये नए परिवर्तन होते हैं शरीर में और बालक इसके बारे में बहुत जानने के लिए जागरूक इच्छुक होता है। रॉस महोदय ने कहा है। इन्होंने शैशव अवस्था को भी काम प्रवृत्ति की अवस्था बताया है। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्यक्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसने कहा? हैविंग्स हर्ट्स ने कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखेंगे 304 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार कक्षा नीचे के कार्य करने में असमर्थ रहता है। उसने किसने कहा है? 320 क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम आगे चल करके देखेंगे। जार्सील्ड महोदय ने कहा है 25 से कम जड़ बुद्धि वाले हो गए। यौन संबंधी तो रॉस हो गए। कुशाग्र बुद्धि प्रतिभावान बालक की बात करें, निरंतर उचित कार्यक्रम में जो अद्भुत हैविंग हार्ट्स हो गए। पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य करता है जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है वो करता है। सिरिल वर्ड ने इस परिभाषा के बारे में बताया। समस्यात्मक दोस्तों ये 300 प्रश्नों की सीरीज थी, लेकिन ये 320 प्रश्न है, इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी देर से हम बोल रहे हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा हमारे लिए पहली बार है, इसको प्रयास कर रहे हैं करने का। इस तरह से 1-2 घंटे का हमने कभी तक इस तरह से वीडियो नहीं बनाया था। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस वैज्ञानिक ने कहा है? वैलेंटाइन महोदय कहते हैं समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात से गंभीर रूप से असामान्य हो। उनका व्यवहार होता है जो व्यक्तित्व असामान्य है वो। तो उन्होंने कौन कहा है? ये वैलेंटाइन महोदय है, जिन्होंने आज से एक शैशव अवस्था को आदर्श काल के रूप में भी बताते हैं। वह बालक जो सामान्य द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता वह अपराधी है। यह किसने कहा है? हिली महोदय जी ने कहा है। जो वह बालक जो सामान्य आचरण का पालन नहीं करता।
एक और परिभाषा है जो स्किनर महोदय बताते हैं, समाज में जो कि व्याप्त नियम समूह है उसके अनुरूप न चलना, वो भी क्या है, एक तरह से बाल अपराधी है। कानून वयस्क द्वारा किया गया अपराध बाल अपराधी के अंतर्गत ही आता है। वो बुद्धि के किस सिद्धांत के बालों का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व का सिद्धांत है, बहुकारक का सिद्धांत जिन्हें थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया था, बालों का सिद्धांत की श्रेणी के अंतर्गत आता है। व्यक्ति के चेहरे को देख करके उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेवेटर का। किसका है ये? बुद्धि के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। कौन कहते हैं? लेवेटर महोदय कहते हैं कि उसका चेहरा देख करके हम उसकी बुद्धि का पता लगा सकते हैं। देखिए उनके बारे में जानिए, उन्होंने किस तरह से ऐसा कहा। हमने तो जहाँ देखा था कि व्यक्ति के गुणों को पहचान उसके चेहरा देख करके हम नहीं कर सकते हैं। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिन्यास। किसी कार्य को निष्पादित करना यानी उसको पूर्ण करने की क्षमता होती है। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता रखते हैं, हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है? निष्पादन करने की क्षमता होती है, अभिविन्यास करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 310 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 310 नंबर, 310 रुपये का नोट चढ़ाइए। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर, गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया था टर्मन और ओडन द्वारा, ये कथन दिया गया था। एक तरह से परिभाषा है, आप इसको ध्यान में रखिए। वह स्तर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, उसमें कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक की बात करेगा जीन पियाजे की। इसमें गणितीय संक्रियात्मक भी आती है जो 7 से 11 वर्ष की बात कर रहा है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन का मतलब है डाइवर्जेंट थिंकिंग। दैट मीन्स सृजनात्मकता मुख्य रूप से आपको किसी की चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, अगर आप सारी रूप से वो बताएगा कि आप उससे पूछ सकते हैं भारत के बारे में बताओ, भारत की राजधानी पूछेंगे तो वो अभिसारी हो जाएगा, और आप सारी का मतलब होगा भारत के बारे में बताओ, वो अलग अलग विचार आएंगे। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है दोस्तों? हम सारे चीज़ों को, सारे जितना सिलेबस है उस सारे चीज़ों को टच करने की कोशिश किया है। इसमें 300 प्रश्नों में सोने से शिखर, इसको आप करेक्ट समझिए। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो ये फास्ट रिवीजन की तरह एक आपको रामबाण साबित होगा। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि क्या है? एक चिंतन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जो बालक चिंतन कर रहा है उसके जीवन का सफल मूल है। मतलब इसका यह है कि पहले से योजना निर्माण करता रहे जो भविष्य के बारे में चल रहा है। चिंतन के दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? उसके अंतर्गत चिंतन के दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चिंतन है वो तार्किक चिंतन है। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक पियाजे के अनुसार तार्किकता का अभाव हो जाता है। तार्किकता का अभाव इसलिए क्योंकि 7 वर्ष से मूल संक्रियात्मक से ये प्रभाव शुरू हो जाता है, मतलब तर्क करना शुरू कर देता है। गणितीय संक्रियाएं भी इस अवस्था में शुरू हो जाती हैं। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो उसके अंतर्गत तर्क की भी क्षमता बढ़ने लगती है। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ हो जाता है? 2 वर्ष की आयु में ही उसके अंतर्गत चिंतन प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था की अवस्था कहलाती है ये। दोस्तों हमारा यहीं तक रहेगा। आज हमारा ये 300 प्रश्नों की सीरीज में 318 प्रश्न लेकर के चले। ये 300 प्रश्न है दोस्तों, 318 लेकर के चलेंगे। द स्टडी आश्रम टीएसए को सब्सक्राइब करिए। द स्टडी आश्रम टीएसए आपके लिए बहुत कुछ करे दोस्तों। ये टेट क्रैक करिए आप। 31 जनवरी को फतह करके आइए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मित्रों के साथ शेयर करिए, मित्रियों के साथ भी शेयर करिए जिनको आप समझते हैं कि भेजना चाहिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।